हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में। मैं रत्नेश मिश्रा आप सबके लिए लाया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और अगला वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी और देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का डिटर्मिनेशन करते हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है और कंडक्टेंस क्या होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हो, और इन कंडक्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर्स का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी। तो देख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों के द्वारा जो विद्युत धारा का चालन होता है उसे मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है। द कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय द 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट which furnishes the total number of electron in 1 liter of solution is called molar conductivity। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है द कंडक्टेंस ऑफ solution which has 1 gram mole electrolyte in 1 liter solution। 1 लीटर सोल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों के द्वारा जो विद्युत चालन होता है उसे हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। आइए देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे हम कहते हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास लेट वी हैव 1 centimeter cube solution, 1 centimeter cube solution which has 1 gram mole of electrolyte। 1 gram mole of electrolyte या 1 mole electrolyte एक ही बात है। which has 1 gram mole of electrolyte which has 1 gram mole of electrolyte। This electrolyte is placed between 2 electrodes। This electrolyte is placed between 2 electrodes। These 2 electrodes are 1 centimeter apart। This electrolyte is placed between 2 electrodes which are 1 centimeter apart, and cross sectional area of electrolyte is electrodes is 1 centimeter square, and cross sectional area is 1 centimeter square। तो किसी भी सॉल्यूशन में जितने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन सब के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। तो जी
conductance of this solution is G, but this solution has the conductivity which is provided by 1 gram mole of electrolyte. तो 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट जितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यही जो सोल्यूशन की कंडक्टेंस है इसी को हम मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। लेकिन यही सोल्यूशन जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा है जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं और उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो इस प्रकार की जो कंडक्टेंस होती है उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये सोल्यूशन आपका 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है और उन दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस कंडक्टेंस या इस मोलर कंडक्टिविटी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा K के बराबर। अब चूंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है या ये जो कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में है, तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m विल बी 1 टाइम्स ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर हो जाएगा K इंटू 1, this will be equal to molar conductivity. Let the solution is diluted to 100 times, then the molar conductivity will also be 100 times of the conductivity. Then molar conductivity, then lambda m means molar conductivity, then lambda m will be 100 times of specific conductance. Specific conductance that is K. तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लैम्डा m इक्वल्स टू K इंटू 100, बट इफ सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू V टाइम्स, if is diluted to V times, then the molar conductivity will be V times of the conductivity. Then lambda m will be V times of the conductivity. Now the V volume is in centimeter cube. V volume V is in centimeter cube, which has 1 gram mole of electrolyte, which has 1 gram mole of electrolyte. 1 gram mole of electrolyte. Then if solution is diluted to V times, then the formula will be lambda m equals to K into V, but volume is in centimeter cube, which has 1 gram mole of electrolyte. Then molar conductivity will be equals to K into 1000 divided by molarity. Molarity because the solution contains 1 gram mole of electrolyte. The total conductivity which is produced by 1 mole of electrolyte is called molar conductivity. So here molar conductivity will be equals to K into 1000 divided by m. This is formula of molar conductivity. Now the unit of molar conductivity.
द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। वी हैव दिस फार्मूला, हमारे पास ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो देख लेते हैं ये क्या है, ये हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमने अभी बताया था आपको कि वॉल्यूम किस में, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ये जो वॉल्यूम था इसको हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ये क्या है, दिस इज मोल। तो मोल नीचे है डिनोमिनेटर में, ये जब ऊपर जाएगा तो इसको हम लिखेंगे इनवर्स में। तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स। अब यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये होगा फॉर्मूला। अब हमको पता है कि जो ओम इनवर्स होता है इसको हम सीमेंस लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ओम इज सीमेंस। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये जो है यूनिट होगा मोलर कंडक्टिविटी का। आइए बच्चों हम देखते हैं कि कैसे हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की अननोन कंडक्टेंस का पता लगा सकते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी अननोन इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली हमें ये पता है कि अगर हम किसी कंपाउंड की या किसी मेटल के रेसिस्टेंस को जान लें तो हम उस रेसिस्टेंस से उस एलिमेंट का या उस कंडक्टर का या किसी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस का पता लगा सकते हैं। कैसे, हमको पता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। तो अगर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द 1 अपॉन कंडक्टेंस, देन कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का या किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस का पता लगा लेते हैं तो उस कंडक्टर की या उस इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस का हम पता लगा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे किसी एलिमेंट के या कैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस का हम पता लगाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है इसकी थ्योरी क्या होती है, इसकी थ्योरी ये होती है कि हम यहाँ पर 4 रेसिस्टेंस को या 4 कंडक्टर्स को इस तरह से एक दूसरे के साथ में जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस व्हीटस्टोन ब्रिज में दिखाया गया है। ठीक है, अभी करंट सप्लाई में क्या होता है, जो करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, यहाँ से इधर जा रही है, वही करंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ जाने पर होगी। कब होगी, जब आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो नल पोजीशन पर होगा। नल पोजीशन का मतलब ये है कि ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है किसी तरफ डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ये बिल्कुल सेंटर पे होगा, बिल्कुल सेंटर पे होगा। वो कंडीशन नल पोजीशन कहलाएगी। तो नल पोजीशन में क्या होता है कि एक तरफ से बहने वाली धारा दूसरी तरफ से बहने वाली धारा के बराबर होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो 2 आर्म्स होती हैं व्हीटस्टोन में, 2 आर्म्स के रेसिस्टेंस का रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ resistance of 2 arms is equal to the ratio of resistance of 2 other आर्म्स। यहाँ पर 2 आर्म्स के रेसिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो अगली 2 आर्म्स के रेसिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा।
तो अगर R1/R2 है, R1/R2 है, तो ये होगा बराबर किसके, R3/R4 के। दिस विल बी इक्वल टू R3/R4, ये होता है यहाँ पर। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास, हम यहाँ पर किसी को भी अपना अननोन इलेक्ट्रोलाइट मान सकते हैं। हम इस वाले कंडक्टर को अननोन मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, या इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा रेसिस्टेंस R है ये अननोन है, ये हमारा क्या है, अननोन है। इसको हमें पता लगाना है ये जो हमारा कंडक्टर लगा है इसका कितना रेसिस्टेंस है। तो हमको R1 का पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से R1 इक्वल्स टू R3/R4, और ये R2 पलट के जाएगा ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा R2। इस वाले फॉर्मूले से हम रेसिस्टेंस R1 का पता लगा सकते हैं, या उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस का पता लगा सकते हैं जो इस वाली पोजीशन पर रखा हुआ है। अब अगर हमको R1 का रेसिस्टेंस पता चल चुका है, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा G1 उसका हम पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, हमको पता है R1 इक्वल्स टू 1/G1, तो G1 इक्वल्स टू 1/R1, ये होगा हमारा कंडक्टेंस पता लगाने का तरीका। हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस का पता व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से लगा सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अब कि कंडक्टेंस के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सारी प्रॉपर्टीज पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस के बीच में प्लॉट किया गया है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जैसे ही डाइल्यूशन करते हैं, ये 0 पॉइंट है, तो इसकी तरफ आने पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ये तो हो गया हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये हमारा KCl है। KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर डाइल्यूशन बढ़ाने पर यहाँ भी क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, इन दोनों केसेस में, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों केसेस में डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो मोलर कंडक्टिविटी है या जितनी भी कंडक्टेंस है वो क्या होती है, ओवरऑल बढ़ती ही है। तो अब देख लेते हैं हम कि डाइल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है, जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, और ओवरऑल कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर जो हमने इस पूरे वॉल्यूम में या पूरे कंटेनर में भरा हुआ है। अब इस कंटेनर में मान लेते हैं टोटल 3 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, टोटल 3 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस 3 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होगा, जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो क्या होगा, जो कैरिंग ऑफ चार्ज होगा वो टोटल आयंस के द्वारा कैरी किए गए चार्ज के बराबर होगा। आवेश का स्थानांतरण है या कैरिंग ऑफ चार्ज है, उसको जो टोटल 3 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। कितनी आएगी उससे अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यू आएगी। मान लेते हैं वैल्यू उसकी x आ गई। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो होता है कि द ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट between 2 electrodes which are 1 centimeter apart and whose cross sectional area is 1 centimeter square। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके द्वारा जो चार्ज कैरी किया जाएगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ ओवरऑल जो है 3 मोल इलेक्ट्रोलाइट हैं, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर रखे हैं
जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उनके बीच में केवल 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की वैल्यू आएगी या जितने ट्रांसफर्ड चार्ज की वैल्यू आएगी वो हमारे टोटल ओवरऑल कंडक्टेंस से तो कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इसको और डाइल्यूट करोगे, इसको हम 4 लीटर या 6 लीटर या 10 लीटर बना देते हैं, तो आयंस तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। तो आयन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो चार्ज को कैरी करने में उनको आसानी होगी, क्योंकि चार्ज के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा। तो डाइल्यूशन करने पर जो कंडक्टेंस होगा वो तो बढ़ेगा, लेकिन जब इसका हम डाइल्यूशन करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ में इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स का नंबर या इलेक्ट्रोलाइट्स की जो संख्या होगी वो कम पड़ जाएगी, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो घट जाएगा। तो हमको ये समझ में आता है, हम ये समझते हैं इससे कि डाइल्यूशन करने पर जो कंडक्टेंस होता है, ओवरऑल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो बढ़ता है और जो कंडक्टिविटी होती है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो घटती है। चलिए बच्चों देखते हैं कि डाइल्यूशन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डाइल्यूशन का वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम ग्राफ पे चलते हैं। ये ग्राफ हमारा जो KCl है, KCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर 100% आयनाइज हो जाते हैं। वो चाहे जितना कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो, अगर आप ज़रा सा भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप ज़रा सा भी सॉल्वेंट मिक्स करेंगे तो वो 100% और नियरली 100% वो आयनाइज हो जाएगा। ऐसा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा KCl है उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का इफ़ेक्ट KCl के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन जो KCl की कंडक्टेंस की वैल्यू है ये एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस की वैल्यू से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा KCl है वो उसकी जो कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो हमारे एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस की वैल्यू से तो ऊपर होगी, लेकिन डाइल्यूशन का KCl की कंडक्टेंस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। रीज़न ये है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर या किसी भी डाइल्यूशन पर जो हमारा KCl है वो 100% आयनाइज हो जाएगा, तो वो किसी भी डाइल्यूशन पर मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू देगा। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि हल्का सा राइज अप हुआ है, हमारा जो ग्राफ है इस जगह से हल्का सा बेंड है और हल्का सा राइज हुआ है ग्राफ ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि डाइल्यूशन करने पर जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर चले जाते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा दूरी पर चले जाते हैं तो उस कंडीशन में उनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो कम लगते हैं। इस कंडीशन में जब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम लगते हैं तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और ज़्यादा मूव कर सकते हैं, तो जो कंडक्टेंस की वैल्यू आती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस ग्राफ में रिलेशन की। जब कंडक्टेंस हमारा मैक्सिमम होता है या जब डाइल्यूशन हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो उस समय जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होता है वो नियरली ज़ीरो होता है। तो जिस कंडीशन में कंसंट्रेशन हमारा इलेक्ट्रोलाइट का ज़ीरो हो जाता है उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, या फिर उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको डिनोट काहे से करेंगे? लैम्डा m नॉट से डिनोट करेंगे, या फिर इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा m इनफाइनाइट से। इसको हम डिनोट कर सकते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट से भी डिनोट कर सकते हैं।
और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उस इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू होती है। अब देखते हैं यहाँ पर हम कि जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी है और जो कंसंट्रेशन है उसके बीच में एक लीनियर रिलेशन है। तो इस ग्राफ के लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, दैट इज लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस बी रूट ऑफ सी। ये होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यहाँ पर जो B है एक कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक रिलेशन होता है, दैट इज लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस बी रूट ऑफ सी। लेमडा एम हमारा मोलर कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टिविटी है, लेमडा एम नॉट क्या है, लेमडा एम नॉट हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, रूट ऑफ सी क्या है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। बी हमारा क्या है, बी हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पर या इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर डिपेंड करती है या इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करती है। आइए बच्चों हम देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं। यहाँ ग्राफ में हमारे पास यहाँ पर एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका आयनाइजेशन 100% नहीं होता है किसी भी डाइल्यूशन पर। आप उनको कितना भी डाइल्यूट कर दीजिए उनमें 100% आयनाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनमें डाइल्यूशन करने पर जो कंडक्टेंस की वैल्यू आती है वो पहले तो धीरे धीरे बढ़ती है और जैसे ही जो डाइल्यूशन है वो नियरली ज़ीरो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पहुंचता है तो जो कंडक्टेंस की वैल्यू है बिल्कुल स्टीप, उसका जो ग्राफ होता है बिल्कुल स्टीप होता है, बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नियरली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैक्सिमम आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में भी जो कंडक्टेंस की वैल्यू होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम ही रहती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम मोलर कंडक्टेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशन इस ग्राफ से नहीं लगा सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक रूल की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं कोहलराउश लॉ। कोहलराउश लॉ क्या है हम उसको देखेंगे और देखेंगे कि कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस का हम डिटर्मिनेशन कोहलराउश लॉ से करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए जब हम कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, और जब कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पहुँचता है तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होती है। तो इस यहाँ पर जो है इसका जो कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंडक्टिविटी है उनको हम इस ग्राफ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इस ग्राफ के बेसिस पर उनका हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक दूसरा रूल है जिसे हम कोहलराउश लॉ कहते हैं या कोहलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो कोहलराउश लॉ है ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही नहीं है, ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी बराबर अप्लाई होता है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कोहलराउश लॉ है वो है क्या चीज़। हम जानते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपने आयंस में टूटता है।
तो चलो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया NaCl और NaCl को हमने H2O में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में हमने इसको डिसॉल्व कर दिया। जब इसको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस Na+ और Cl- में टूटता है, माइनस में टूट जाता है। अब क्या होता है, हम देखते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो NaCl होगा वो Na+ और Cl- देगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो Na+ है उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+, इसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+। और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम λm0 से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे λm0 Na+। इसी तरह से जो Cl- है, Cl- की जो कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- आयन, और इसको हम डिनोट करेंगे λm0 Cl- से। तो जब कोई इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूटता है तो उसके लिए जो आपका कोलरॉश लॉ होता है वो बोलता है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is equal to the sum of the limiting molar conductivities of ions furnished into the solution by the electrolyte। मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा उस सॉल्यूशन में उपलब्ध कराए गए आयनों की मोलर कंडक्टिविटीज के सम के बराबर या जोड़ के बराबर होगी। तो हम कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमको NaCl का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हमारे सामने होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- आयन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ आयन। तो हम क्या करेंगे, दोनों की मोलर कंडक्टिविटीज को आपस में जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल्स टू, NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- आयन। ये हो गया आपका किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलरॉश लॉ ये हो गया। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉल्यूशन में कितने आयंस प्रोवाइड करता है। मान लेते हैं लेट एनी इलेक्ट्रोलाइट furnishes न्यू प्लस केटायन, इतने केटायन देता है, न्यू प्लस केटायन एंड न्यू माइनस एनायन, न्यू प्लस केटायन और न्यू माइनस एनायन। In this condition, the molar conductivity or limiting molar conductivity of any electrolyte will be limiting molar conductivity of any electrolyte will be equal to नंबर ऑफ केटायन। ये आपका नंबर ऑफ केटायन होता है 1 2 3 4 5, कोई इलेक्ट्रोलाइट कितने आयंस सोल्यूशन में प्रोवाइड करता है उसका ये नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी या न्यू प्लस केटायन, इतने केटायन है, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। तो नंबर ऑफ केटायन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन, न्यू माइनस नंबर ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ये हो जाएगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलरॉश लॉ।
अब देख लेते हैं, हम कोई छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें से एक कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड क्या करता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट हमको सोल्यूशन में आयंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको, आप चाहो तो एक बार आराम से इसको देख लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। हम मान लिया हमने CaCl2 ले लिया। अब हमको बताना है कि CaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2+ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- पता होनी चाहिए। जब पता होगा तभी हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CaCl2 की निकाल पाएंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca+ हमको पता है, इतनी है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- भी हमको पता है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जब इसको हम आयनाइज करते हैं या सोल्यूशन में सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये हमको कितने आयंस देता है। तो ये जो है CaCl2 को जब हम H2O में डिसॉल्व करते हैं तो हमको Ca2+ और +2Cl- मिलते हैं। तो ओवरऑल हमको एक कैटायन मिलता है और 2 एनायन मिलते हैं। अब हमको क्या करना है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। अब यहाँ पर आपको पता है नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई, हमको पता है कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, λ m0 Ca2+ और प्लस करेंगे। उसके बाद एनायन का नंबर कितना है, V- या न्यू- कितना है, 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- कितनी है, λ m0 Cl-। ये हो जाएगा आपका किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। अब इसी को अगर हम NaCl के ऊपर अप्लाई करना चाहें, इसको हम NaCl के ऊपर अप्लाई करना अगर चाहें तो हमको पता है कि NaCl जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो एक Na+ और एक Cl- देता है। ठीक, हमको Na+ और Cl- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज पता है। क्या पता है, हमको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी कैसी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ कितनी है, λ m0 Na+। ठीक है, हमको पता है कि मोलर या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- वो कितनी है, λ m0 Cl-, ये है। अब हमको पता है कि एक Na+ मिलता है, एक Cl- मिलता है। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl होगी वो कितनी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl विल बी 1 कैटायन 1 मल्टीप्लाइड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ और प्लस 1 एनायन, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। ये हो जाएगा हमारा NaCl की मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चलिए बच्चों, देखते हैं कि कोलरॉश लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो पहला एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। λ m0 इक्वल्स टू λ m कैटायन प्लस λ m एनायन, ये होता है। तो λ m0 कैटायन प्लस λ m0 एनायन। तो हम इस तरह से, अगर हमको आयंस और कैटायंस और एनायन के बारे में पता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हम उनको ऐड कर देंगे, हमारा मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम देख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं लेट λ mc is the molar conductivity of any electrolyte at concentration C. λ mc is molar
conductivity of any electrolyte at concentration C। तो C कॉन्सेंट्रेशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो है लैम्डा एम सी। मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो हमको पता है लैम्डा एम नॉट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और द कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज द रेशियो ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कितना डिसोसिएशन हुआ है, हमको पता है कि 100% तो नहीं होगा, तो कितना हुआ है ये निकालने के लिए हम कोलराउश लॉ का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। कैसे देख लेते हैं। हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन है, ए जो है वो जब ब्रेक डाउन होता है तो बी और सी देता है। तो एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस टाइम पर ए का कॉन्सेंट्रेशन सी मोल पर लीटर है, और उस टाइम पर जबकि रिएक्शन नहीं हुई है तो बी का कॉन्सेंट्रेशन 0 और सी का कॉन्सेंट्रेशन 0। अब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि जो बी है उसका कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा हो चुका है और सी का कॉन्सेंट्रेशन भी सी अल्फा हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सी अल्फा और सी अल्फा ये हुआ है तो ए के कॉन्सेंट्रेशन में सी अल्फा की कमी आई होगी। तो ए का जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होगा आफ्टर टाइम टी, होगा सी माइनस सी अल्फा। अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। हम देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज सी अल्फा, दिस इज सी अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज सी अल्फा, दिस इज सी अल्फा, एंड डिवाइडेड बाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज सी माइनस सी अल्फा, क्योंकि ये बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम सी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर क्या, सी इंटू 1 माइनस अल्फा। अब हमारे पास यहाँ पर 2 सी है तो एक सी और ये स्क्वायर वाला सी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो बचता क्या है, के की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर जो आपका अल्फा है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नंबर नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। किसी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की हम सॉल्युबिलिटी को कैसे निकालेंगे। तो सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। कोई इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा घुलेगा उतना ही ज़्यादा वो आयनाइज होगा, तो जितने आयंस होंगे वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो हमको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इन मोलर टर्म्स। लेकिन यही जो मोल है यही तो हमारा सॉल्युबिलिटी है, बिकॉज इतने ही सॉल्ट तो हमारे सोल्यूशन में पाया जा रहा है, इतना ही अमाउंट तो हमारा सोल्यूशन में पाया जा रहा है, तो यही तो सॉल्युबिलिटी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल्स टू के, दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी। तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ। Calculating molar conductivity of strong and weak electrolyte by Kohlrausch law. Number 2, calculation of degree of dissociation of weak electrolytes by Kohlrausch law. Calculation of dissociation constant of weak electrolytes by Kohlrausch law. Next है calculation of solubility of sparingly soluble salts by Kohlrausch law. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आज आपका आज की क्लास। अगली क्लास में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे।
तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।